हाय नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में, जहां हम लोग अब पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई फोर्स का कंप्लीट कोर्स, जो कि 9th-10th के लिए होगा। किस सब्जेक्ट के लिए? मैथ्स के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने स्टेट का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स से दिया हुआ है टीजीटी के लिए, ठीक है। टीजीटी मतलब 9th-10th के लिए या 6 to 8 के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स कंप्लीट कोर्स होगा, फुल्ली फंडामेंटल कोर्स होगा, कुछ भी शॉर्टकट इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कोर कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड सवाल का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे अभी अगले स्लाइड में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है सतीश कुमार और मैंने बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई किया हुआ है, जिसमें मेरा रैंक टोटल 7000 में 80 रैंक था। और अब हम लोग चलते हैं इसके डिटेल्स में कि हम लोग कैसे इसे कंप्लीट करेंगे इस कोर्स को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। डिटेल में इस सिलेबस को देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा क्या सिलेबस दिया गया था टीआरई 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, और वही सिलेबस मोर और लेस टीआरई 4 के लिए होगा। उसके बाद आपका स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, आप किस तरीके से पढ़ेंगे, कितना सवाल सॉल्व करेंगे, कैसा सवाल सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद है प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ताकि रियल एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या ना हो। सिलेबस में हम लोग समझेंगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको 9th-10th का पढ़ना है और आप सिलेबस लेकर के बैठ गए 11th-12th का, तो ये सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा। जो आपके सिलेबस में है आपको वही पढ़ना है, उससे फालतू कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं, कितने समय में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना सवाल बनाना है, कैसे बनाना है, कितने देर तक पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातें बनाने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। तो बिना कोई टाइम पास किए अब हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस को और देखते हैं सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है जो इस तरीके से है। सबसे पहले है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। मतलब इसमें नंबर, फ्रैक्शन, भिन्न से रिलेटेड आपके जो भी सवाल होंगे वो आएगा। इसके अंदर नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे सवाल आएंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, बहुत आसान है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, बस आपको यहाँ पर रिवीजन करते जाना है। फिर है सर्ड एंड इंडिसेज, करनी एवं घातांक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। फिर है मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये इंटरेस्टिंग है। टाइम एंड वर्क, ये भी इंटरेस्टिंग है। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी, इसमें आपका सवाल मिलेगा। 2 नल लगा हुआ है तो टंकी कितने देर में भरेगा, 1 नल लगा हुआ है खोलेंगे तो कितने देर में खाली होगा, इससे रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इसमें आएगा। लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल, मतलब जो भी आपका 9th-10th का सिलेबस है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, वो मोर और लेस वही है। और मैंने 10th का सिलेबस एक अलग 10th क्लास के फाउंडेशन कोर्स में भी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा एंड पॉलिनोमियल। फिर है सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन।
और प्रोबेबिलिटी इसी में कवर हो जाएगा, ट्रिगोनमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 2D 3D एंड स्टैटिस्टिक्स। टोटल 26 टॉपिक मैंने लगाए हुए हैं और इसको हम लोग पूरा करेंगे 26 दिन में, ठीक है। हर एक दिन एक एक वीडियो आएगा, उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड आपका टोटल कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब क्या स्ट्रेटजी इसका रहने वाला है, 1 डे 1 वीडियो, ठीक है, एंड 1 चैप्टर। मतलब ये आपका सिलेबस टोटल 26 दिन में पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको देखना है, जो भी हो 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का आपको पूरा देखना है। इसमें मैं आपको कम से कम 25 से 30 सवाल सोल्व करवाऊँगा। यहीं पे आपको बस देखना है, उसके बाद जो सवाल बचता है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पढ़ने के बाद आपके पास बुक होगा, उसमें टेस्ट सीरीज को आप लगाएंगे। उसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट होगा, वो आप लगाएंगे। जो जो चैप्टर आप पढ़ेंगे सीक्वेंस में, उस चैप्टर से रिलेटेड आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं उन सारे चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे। इतने सॉल्व करने के बाद आपकी परेशानी टोटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज ये चूँकि इस कोर्स का पहला दिन है और पहला लेसन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और पहला लेसन मेरा क्या है, देखिए, संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग फर्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप अपने माइंड को कर लीजिए तैयार, क्योंकि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा जो फेमस ग्राफ है रियल नंबर। एक रियल नंबर होता है। टोटल नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, टोटल जो है नंबर सिस्टम में नंबर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, रियल का मतलब है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब है काल्पनिक संख्या। अगर आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो इसको डिटेल से पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या चूँकि कल्पना के लिए होता है, इमेजिनेशन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया √-5 का वैल्यू, तो चूँकि स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए अगर हम लोग मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर का सहारा लेते हैं। लेकिन रियल में जो हम लोग खेलते हैं वो किससे खेलते हैं, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या। यानी कि जो भी हमें मालूम है, हम अपने असली ज़िंदगी में जो नंबर यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या है, इसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक आता है परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और दूसरा क्या आता है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 ना हो। क्योंकि p/q का मतलब है कि pq क्या हो, इंटीजर हो, और q ≠ 0। क्योंकि अगर q अगर हर में आ गया 0 तो उसका मान जो होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए q का कंडीशन क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए √2,
आप इसका कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है जिसे भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 2.6 क्या लिख सकते हैं, 26/10, यानी कि क्या हो जाएगा, 13/5। तो जो संख्या को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, उसको क्या क्या में बांटते हैं, एक होता है भिन्न, एक होता है पूर्णांक। भिन्न का मतलब है फ्रैक्शन, ये सब क्या है, फ्रैक्शन, भिन्न, अंश बटा हर। पूर्णांक होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक क्या बोलते हैं, इंटीजर को। तो ये क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है, पूर्णांक है, आपको पता होगा। पूर्णांक जो है पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, जैसे -1, -2, -3 क्या है, निगेटिव। पॉजिटिव क्या है, 1, 2, 3, 4, जो पूरा पूरा अंक है वही क्या है, पूर्णांक या इंटीजर बोलते हैं। अब पॉजिटिव नंबर में दो आता है, एक आता है पूर्ण संख्या और एक आता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं क्या, होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जो संख्या नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग के संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे गिनती कहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 0 से तो करते नहीं है। जैसे कोई सामान है, अगर उसकी गिनती करनी है तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो वो क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर, जो 1 से शुरू होगा, ठीक है। और होल नंबर क्या है, उसमें 0 भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब जो नेचुरल नंबर है उसमें क्या करेंगे, 0 इंक्लूड कर देंगे। कहने का मतलब कि होल नंबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, होल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जब 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, आपने समझा रियल नंबर क्या है, फिर समझा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, फिर देखा अपरिमेय संख्या, फिर देखा भिन्न क्या होता है, पूर्णांक, फिर ऋणात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव, फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर। इतना काफ़ी है, और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, अभी उसको धीरे धीरे देखेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, देखिए। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक ही है। प्राकृतिक संख्या क्या है, एक टाइप ऑफ इंटीजर है, पूर्णांक का ही पार्ट है, जैसे आपने यहाँ देखा होगा पूर्णांक है, पूर्णांक का ही पार्ट क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जब पूर्णांक संख्या में क्या नियम मिला दे, 0, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जो पूरा पूरा अंक हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें जो है 3.5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा अंक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। और देखिए नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से, होल नंबर को w से, पूर्णांक इंटीजर को z से या i से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, z से या i से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वैसा संख्या जिसे हम लोग भिन्न में नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे √5, इसे नहीं लिख सकते। पाई एक अपरिमेय संख्या है, हालांकि पाई का मान 22/7 दिया गया, तो 22/7 क्या है, परिमेय, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्टली सवाल भी आता है कि पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय, आपको दे देगा इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। एक में 22/7 रहेगा, एक में पाई रहेगा, एक में कुछ और दे देगा, एक में कुछ और, आपको चुनना होगा। तो अपरिमेय जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पाई। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं,
प्राइम नंबर वैसा संख्या होता है, अभाज्य संख्या, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। जो अंग्रेजी में है पढ़ने वाले उनके लिए 2 क्या हो, फैक्टर हो। मतलब एक तो एक खुद रहेगा, उसके अलावा वो संख्या खुद होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। मतलब एक और खुद के अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटता हो, वही क्या हो, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, एक है और एक खुद 2 है। मतलब एग्जैक्ट कितने फैक्टर हैं, 2। लेकिन अगर आप एक को देखेंगे तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो क्या है, 1। इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 37। अब इसमें से कोई भी संख्या आप देखिए, उसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। कौन कौन, एक तो एक होगा, एक से कोई भी संख्या कट जाएगा। दूसरा क्या होगा, वो खुद होगा। जैसे 13 है तो ये किससे किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 13 से कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और देखिए, 1 से लेकर 100 तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, ये सवाल पूछा गया है। तो ये आप कैलकुलेट करके रखेंगे। आप पहले भी देख लीजिए, इसमें टोटल कितने आते हैं, 25। अगर मान लीजिए आपको उस समय नहीं ध्यान में रहा तो आप लिख करके भी उसकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं है, छोटा सा संख्या है, 100 अंक के बीच में हमको बस देख लेना है। हो सकता है 100 के अलावा कुछ और पूछा जाए कि 110 से 130 के बीच में कितना है, तो वो आपको देख लेना है लिख करके। चलिए अब देखिए इसका कुछ रिजल्ट है। 100 तक टोटल अभाज्य संख्या 25 है, 50 तक कितना है, 15 है। 2 के अतिरिक्त 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, सदैव सम होता है। मतलब अभाज्य संख्या में 2 आता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जो भी संख्या है, सिर्फ 2 को छोड़ दें, बाकी किसी को जोड़ें 2 अभाज्य संख्या को, तो उसका सम जो होगा, जोड़, वो हमेशा कैसा संख्या होगा, सम संख्या। वो क्यों होगा, क्योंकि 2 सिर्फ अकेला अभाज्य संख्या है जो कैसा है, सम संख्या। बाकी अभाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या आप जानते होंगे। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। तो 2 को छोड़ करके जितना भी अभाज्य संख्या है वो क्या है, विषम संख्या, और सिर्फ अकेला 2 क्या है, सम संख्या। इसीलिए अगर 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा सम संख्या। 8 क्या है, सम संख्या। वही लिखा हुआ है कि 2 के अतिरिक्त कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे, उसका योग जो है हमेशा क्या होगा, सम संख्या। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या। सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है। मतलब वैसा संख्या जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, वो क्या है, 2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। आगे आ जाइए। अब ये देखिए, अब अभाज्य संख्या का और परिणाम दिया है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणक होते हैं। गुणक मतलब फैक्टर कितने होते हैं, 2। एक तो वो एक होता है और वो संख्या खुद। इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का फैक्टर क्या है, सिर्फ एक ही है, एक के अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक है, इसलिए एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 3 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 997 है, क्योंकि ये 1 और 997 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये बस आप एक बार देख लें। यदि किसी अभाज्य संख्या 2, 3 के अलावा को 24 से भाग करते हैं तो हमेशा शेष क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 121/24 11 को किए तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक रिजल्ट है। हालांकि इसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसको बोल सकते हैं क्या, भाज्य संख्या।
जैसे जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो वो क्या था, अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक फैक्टर है वो क्या है, यौगिक संख्या। तो 2 से अधिक फैक्टर मतलब जैसे 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 2 से ज़्यादा है 6 है, 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। फैक्टर मतलब वो किस किस संख्या से पूरा कट जा रहा है। तो 6 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भी। 8 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 1 2 4 8 ये फैक्टर है। अगर किसी संख्या का प्राइम फैक्टर पूछे, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, गुणज, वैसा फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, अभाज्य। तो अभाज्य क्या क्या होगा इसका हो जाएगा 2 3, जैसे आप निकालते होंगे एलसीएम में ऐसे करके। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम सिर्फ फैक्टर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। चलिए इन सब पर ज़्यादा समय नहीं देते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं एक को छोड़ करके बाकी कोई भी 2 संख्या का योग, मतलब पेयर में होगा, जोड़ा में, अगर उसका HCF 1 आता है। HCF माने महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक आता हो। कहने का मतलब कि इन दोनों का जब मसा आप निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1। उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। 15/8 में आप देखिए 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सके। जैसे मान लीजिए 4 5 लीजिए, क्या इन दोनों के लिए 1 के अलावा कोई संख्या है जो इन दोनों को पूरा काट सके, नहीं। तो वही बोलते हैं HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे नंबर सिस्टम में क्या सवाल आएगा, अब आपसे आ सकता है कि डिवीजन का रूल। जैसे कोई संख्या दे दिया 13,475, अब पूछ सकता है कि ये संख्या 2 से पूरा कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, 9 से कटेगा कि नहीं, 13 से कटेगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए वहाँ पर आपको बहुत बड़ा संख्या अगर देने लगा, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर भाग करने लगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ नियम का यूज करते हैं। जैसे कोई संख्या 2 से कब कटेगा, जब अगर उसके इकाई स्थान पर कोई नंबर है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ठीक है, हजार है, 10,000, ये आप जानते होंगे। अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 8 6 में से कोई है तो वो क्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे 134 इकाई स्थान में क्या है, 4 है, तो ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। 3 है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो भी संख्या आपका दिया है, जैसे 137, इस सारे संख्या को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने पर जो आया उसको भाग दीजिए 3 से, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है। अब इसको 3 से भाग देके देखिए, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से क्या है कि अंतिम 2 अंक का योग 4 से विभाजित होता है कि नहीं, जैसे 484। अब आप देखिए ये अंतिम 2 अंक का योग निकाल लीजिए, या 2 अंक को देख लीजिए, वो 2 से 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा, इसका मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 से इकाई स्थान पर 5 या 0, जैसे 15 20 25, ये सब 5 से कटेगा। 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि 6 का 2 और 3 दोनों फैक्टर है। 8 से अंतिम 3 अंक देख लीजिए, जैसे 138 4। अब आप देख लीजिए 384, इसमें 3 से 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 7 5 6 4 5,
अब इसमें लास्ट का 3 डिजिट आप चेक कर लीजिए ये 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर कटेगा इसका मतलब ये संख्या 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है। 9 से सेम टू सेम जो 3 का नियम है, 3 में क्या करते हैं, जोड़ के 3 से भाग देते हैं। यहाँ भी सभी अंकों को जोड़ के किससे भाग देंगे, 9 से। अगर वो कट गया तो संख्या कटेगा 9 से, अगर नहीं कटा तो नहीं कटेगा। 10 से क्या है, 10 का सिंपल है 10, 100, 120, 150। अगर इकाई अंक पर क्या हो, 0, तो वो क्या होगा, 10 से कटेगा। 11 से क्या है, 11 का थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आप कोई संख्या है तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि आप एक बार, जैसे ये पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, सभी अंक का जगह है। तो क्या करेंगे, सम स्थान का जो जगह है उसको एक बार जोड़ लेंगे। जैसे पहला, तीसरा, ये क्या है, विषम वाला जगह है, तो 4 और 3 7। और सम संख्या वाला कौन है, दूसरा और चौथा, 7 और 1 8। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ गया, -1। ठीक है। अब अगर मान लीजिए सम संख्या का विषम स्थान का अंक और सम स्थान का अंक, अगर दोनों को जोड़ लिए और उसका अंतर निकालें, ठीक है, अगर वो 0 आ रहा है या इतना आ रहा है जो 11 से कटता है, जैसे अंतर क्या क्या है, 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, अगर इस तरह का संख्या आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, 11 से कटेगा। जैसे देखिए 121, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहला और तीसरा को जोड़ देंगे, एक जोड़े कितना हो गया, 2, और दूसरा सिर्फ अकेला है सम संख्या का जगह, तो 2। अब इन दोनों को घटाइए आप, क्या आ गया, 0। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये क्या होगा, 11 से कटेगा। ठीक है, ये है सभी संख्या के विभाजन के नियम। अब आते हैं कुछ परिणाम। अब अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है x का पावर n माइनस ए का पावर n बटे x माइनस ए। कहने का मतलब अगर है 10 का पावर 5 माइनस 5 का पावर 5 बटे 10 माइनस 5। ठीक है, या अगर आपको 5 5 से कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको बदल लेते हैं, इसको कर देते हैं 7 का पावर 5 बटे 10 माइनस 7। तो ये जो संख्या होगा ये इससे पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा ना वो एक फैक्टर 10 माइनस 7 भी होगा। ठीक है, वैसे ही n का मान यहाँ पर कुछ भी हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर n का मान सम संख्या है, जैसे x का पावर 2 a का पावर 2 या x का पावर 4 a का पावर 4, तो उसके लिए x प्लस a से भी विभाजित होगा। x माइनस a से तो हमेशा होगा, लेकिन x प्लस a से भी विभाजित होगा अगर n का मान क्या है, सम संख्या। अगर n का मान विषम संख्या है, अगर ये प्लस दिया है तो वो x प्लस a से भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, ये आपको पता है विभाजन का नियम, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जैसे मान लीजिए 164 में मैं 8 से भाग दूं तो ये क्या आ जाएगा, 8 दूना 16, बचेगा 4, जाएगा 0। अब नहीं कटेगा, इसको बोलते हैं क्या, भागफल, इसको बोलते हैं क्या, शेष, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। भाजक वो संख्या है जिससे भाग देते हैं, भाज्य क्या है, जिसमें भाग देते हैं। भागफल क्या है, जो मेरा फैक्टर आता है भाग देने के बाद, और शेष जो शेष बचता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 164 बराबर 8 गुने 20 जोड़ 4, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल।
उसके बाद अब आते हैं संख्या पर कुछ परिणाम है। जैसे 4 क्रमानुगत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब कोई भी 4 प्राकृतिक संख्या लीजिए, 1 2 3 4 लगातार है, 4 तिया 12 दूना 24। पहला 4 प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या है? 24। अब आप कोई भी ले लीजिए, 2 3 4 5, क्या आएगा? 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 5 120। फिर क्या है? 120। ये 24 से डिविजिबल होगा। मतलब 4 अगर लगातार आप प्राकृतिक संख्या लेते हैं वो किससे डिविजिबल होगा? 24 से। ये ध्यान रखिएगा। 2 अगर क्रमानुगत प्राकृतिक संख्या लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7, और उसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो अंतर है वो हमेशा उन संख्या के योग के बराबर होगा। जैसे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मैंने 9 और 8 दो संख्या लिए लगातार, अब इसके स्क्वायर किए, 81 और 64। अब इन दोनों का अंतर क्या आया? 17। 17 जो आया हमेशा 8 और 9 को जोड़ करके आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 17। और इसका एक फैक्टर क्या होता है? 9 + 8 भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई अगर लगातार प्राकृतिक संख्या लें, उसका स्क्वायर करें, उन दोनों का अंतर निकालें, तो उसका जो अंतर होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत अगर विषम संख्या लें, जैसे 7 9 चाहे 9 11, तो इसका जो वर्ग का अंतर है वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 2 क्रमागत सम संख्या लें तो उसके वर्ग का अंतर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ये सब रिजल्ट है। 6 बार दोहराया गया कोई भी अंक 7 11 13 37 से विभाज्य होता है। जैसे कोई एक सिंगल अंक 6 बार आप लिख दीजिए तो उसको ध्यान में रखिए, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। 2 बार अंक अगर कोई दोहराया गया कोई 2 अंक का संख्या है वो हमेशा 101 से कटेगा। 2 बार दोहराया गया है, 2 अंक को दोहराया गया है तो 101 से कटेगा। ठीक है, जैसे 34 34, 35 35। ठीक है, ये क्या होगा? 35 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 36 36, 37 37, 2 अंक का संख्या 2 बार आप रिपीट कर दिए। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे शुरू में 6 है तो ये सब संख्या भी क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक का साइक्लिसिटी होता है। जैसे 0 को आप मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में 0 एक ही बार में आ जाता है। 1 जो है, 1 का पावर 1 कीजिए तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 2 कीजिए तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 3 कीजिए तो भी 1 आएगा। मतलब इनका संख्या आप रखते जाइए, बढ़ाते जाइए तो वो क्या होता है? साइक्लिसिटी। लास्ट में क्या आता है? 1। अब जैसे 5 का देखिए, 5 का पावर 1 कीजिए तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 कीजिए तो 25 आएगा, 5 का पावर 3 कीजिए तो 100। मतलब इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 5 5। ये हमेशा क्या हो रहा है? रिपीट। यानी कि इसका जो पावर है, आप कुछ भी ले लीजिए, सम संख्या या विषम संख्या, इकाई अंक का संख्या हमेशा वही रहेगा। जैसे 6 का पावर लीजिए, 1 रखिए या 2 रखिए या 3 रखिए, वो हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। 4 और 9 के लिए इकाई स्थान, 4 का पावर अगर 1 करते हैं तो क्या आता है? 4। 4 का पावर 2 करते हैं तो 16। 4 का पावर 3 करते हैं तो 64। 4 का पावर 4 करते हैं तो 256। अब आप देख रहे होंगे कि 1 किए तो 4, 2 किए तो 6, इकाई अंक पर आया। फिर 3 किए तो 4, 4 किए तो 6। यानी कि विषम संख्या पर क्या आ रहा है? 4, और सम संख्या पर क्या आ रहा है? 6। यही लिखा हुआ है। 9 का वैसे ही है, 9 का पावर 1 करेंगे तो 9, 9 का पावर 2 करेंगे तो 81। यानी कि विषम संख्या का पावर अगर करेंगे तो क्या आएगा? 9। अगर सम संख्या पावर में रहेगा तो क्या आएगा? 1।
अब देखिए इसके लिए 4 का चक्र होता है, मतलब 4 लेवल में चलता है। जैसे 2 3 7 8 के लिए कितना का चक्र होता है, 4 का। अब जैसे देखिए 2 का पावर 1 क्या होगा, 2, 2 का पावर 2 क्या होगा, 4, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8, 2 का पावर 4 क्या होगा, 16। अब देखिए 2 का पावर 5 क्या होगा, 32, 2 का पावर 6 क्या होगा, 64, 2 का पावर 7 क्या होगा, 128, और 2 का पावर 8 क्या होगा, 256। अब आप देखिए पावर 1 किए तो इकाई अंक 2 आया, 2 किए तो 4, 3 किए तो 8, 4 किए तो 6, फिर 5 किए तो 2, 6 किए तो 4, 7 किए तो 8, 8 किए तो 6। मतलब 4 4 के लेवल पर ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका चक्र क्या है, 4 के साइकिल में है। ठीक है। अब यानी कि पावर को आप सिंपली 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अगर शेष 1 आया, 5/4 किए, शेष 1 आया तो इकाई अंक क्या आएगा, 2। ठीक है। शेष 2 आया 2 के केस में, शेषफल अगर 2 आया, 4 से भाग दे दिए तो क्या होगा, क्या इकाई अंक आएगा, 4। फिर 3 अगर आया तो क्या आएगा, 8, 4 आया तो क्या आएगा, 6। और ये किसके किसके लिए होता है, 2 3 7 8 के लिए होता है, तीनों नंबर के लिए यही होता है। अब ऐसा नहीं है कि 3 के लिए 1 किए तो 3 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, तो वो सब चीज़ अलग अलग होगा। ठीक है। अभाज्य संख्या का परीक्षण। अभाज्य संख्या अगर मान लीजिए जैसे आपसे पूछा कि 37 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, छोटा संख्या है आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा संख्या पूछ दिया, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 191, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो 191 के लिए आप 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 11 से देखेंगे, कट रहा है कि नहीं, 13 से, मतलब बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, आपके लिए चेक करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक शॉर्टकट क्या है कि जैसे 191 है, ठीक है, तो 191 के सबसे नज़दीक कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 191 के निकट 196 है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 14। अब 14 तक जितना अभाज्य संख्या आता है, उसके परफेक्ट स्क्वायर तक जितना अभाज्य संख्या आता है, कौन कौन आता है, 2 3 5 7 11 13, इन सबको हम 191 में भाग देके देख लेंगे। अगर वो कटेगा, अगर वो इन संख्या से कट जाएगा, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर वो नहीं कटता है तो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। ये शॉर्टकट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, स्क्वायर रूट संख्या तक ही हम लोग क्यों चेक करते हैं, वो इसलिए चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 190 है, ठीक है, ये कितना से कट रहा है, अगर 2 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा मेरा 9 दूना 18, 1 95 बार। यानी कि अगर हम जब 2 से चेक करेंगे 190 को कि कट रहा है कि नहीं, अगर ये कट रहा होगा तो अल्टीमेटली मैंने 95 से भी चेक कर लिया। ठीक है। अगर 10 से चेक किया तो ये 19 बार में कट रहा है, मतलब मैंने 19 को भी चेक कर लिया। यानी कि इसका स्क्वायर रूट 14 तक आता है, तो 14 तक चेक करने के बाद हमको आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कट रहा होता तो दूसरा संख्या हमें मिल जाता। इसलिए हमको कहाँ तक चेक करने का ज़रूरत पड़ता है, उसके परफेक्ट स्क्वायर रूट तक ही चेक करने की ज़रूरत है, पूरा संख्या को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे कोई लगातार प्राकृतिक संख्या दे दिया, जैसे 1 से लेकर 50 तक, तो उसके लिए टोटल कितना प्राकृत संख्या होगा, टोटल कितनी संख्या होगी, 50। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, n का मान मेरा कितना हो जाएगा, 50, तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2, मतलब 50 इंटू 50 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 50 गुने 51/2, ये जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। अब n प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग पूछेगा, मतलब 100 प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर 100 तक है, उसके वर्ग का योग, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो निकालने में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n का मान उसमें रख देंगे। अब आगे आइए,
अब उसका पूछेगा स्क्वायर हो गया घन का, तो इसका क्या होगा n×n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब कितना होगा, 1 जोड़ 8 जोड़ 27 36 आया। अब देखिए 3 प्राकृत संख्या के घन का क्यूब कितना आया 36। अब इसको फॉर्मूला में यूज करके देखेंगे, 3×3+1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3×4/2 कितना आ गया 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। तो आप फॉर्मूला से निकालें या ऐसे निकालें, दोनों केस में क्या आएगा सेम, लेकिन हमें क्या निकालना है फॉर्मूला से, क्योंकि आपको 3 और 4 का तो पूछेगा नहीं, वहाँ पर पूछेगा 1000 पूछ देगा 500 लगातार प्राकृत संख्या के घन का योग, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। n विषम संख्या का योग n², सम संख्या का योग n×n+1 ध्यान रखेंगे। फिर है कि अगर कोई संख्या जोड़ में दिया हुआ है, अगर उसको कोई संख्या से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो शेषफल होगा, उसका शेषफल क्या होगा, जो उसको इंडिविजुअली जैसे a1 को d से कीजिए, a2 को d से कीजिए और a3 को d से कीजिए, जो उसका शेषफल आएगा और उन तीनों को जोड़ दीजिए और फिर उसको d से डिवाइड कीजिए, वही उसका शेषफल होगा। ठीक है। अब अगर तीनों संख्या मल्टीप्लाई में है, अगर उसको d से डिवाइड करते हैं तो उसका भी शेषफल वही आएगा जो a1 को अलग से, a2 को अलग से और a3 को अलग से भाग करने पर आता है और उसको गुना कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे 4 × 5 × 6 को अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल कितना आएगा, 6 × 5 = 30 × 120/3 शेषफल आएगा 0। तो इसका शेषफल वही होगा जो इंडिविजुअली करेंगे। 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा 1, 5 को 3 से करेंगे कितना आएगा 2 और 6 को करेंगे तो कितना आएगा 0/3। जब इसको इंडिविजुअली गुना करेंगे शेषफल निकाल के, तो जो शेषफल आएगा वही संख्या को गुना करने पर भी आएगा। इससे रिलेटेड आपको सवाल आगे मिलेगा, हम लोग उसमें देखेंगे। अब ये देखिए, ये आपका है शेषफल का और कुछ फार्मूला, nx + k⁻m/n। तो शेषफल क्या होगा इसमें, अब देखिए n से भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x में तो n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ये, तो इसीलिए k⁻m/n इसका शेषफल होगा। यहाँ पर ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1⁻m/n। तो 1⁻m/n क्या होता है, एक का किसी का भी पावर क्या होगा 1 और 1/n। अब इसमें से कोई भी संख्या में अगर n से भाग देंगे 1 में तो वो हमेशा क्या आएगा शेषफल 1। अब अगर ये माइनस में है, अगर इसका पावर इवन नंबर है, सम संख्या, तो सम संख्या मतलब ये तो पूरा कट जाएगा nx n से। अब -1 बचेगा, तो -1⁻2 क्या हो जाएगा 1, -1⁻4 क्या हो जाएगा 1, जब सम संख्या है तो उस केस में भी शेषफल कितना हो जाएगा 1। अब ये जो है, अगर इसका पावर क्या हो ऑड नंबर हो तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 -1, -2 का पावर 1 क्या हो जाएगा -1, -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा -1। मतलब विषम संख्या हो तो पावर क्या आएगा माइनस, तो शेषफल क्या हो जाएगा n-1 या -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जो रिपीट करता है, जैसे 0.3 दिया तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 3/9, आपने इसको पढ़ा होगा, इसको मान लेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा 0.33, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये बन जाएगा -9x = -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली क्या किया, जितना संख्या है उतना ऊपर लिख दीजिए और बचे जो संख्या रिपीट कर रहा है उतना 9 लिख दीजिए। जैसे यहाँ 45 रिपीट कर रहा है, 45 ऊपर 99 नीचे, 2 संख्या रिपीट कर रहा है 2 9, शॉर्टकट। अब मान लीजिए कुछ अंक दोहराए जाते हैं, जैसे एक साथ में सिर्फ 7 अब रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा 17 में से 1 जाएगा और जो एक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है उसके बदले 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, तो 1 0 हो गया, टोटल 3 संख्या है तो 99 हो गया जो, और इसमें जो रिपीट नहीं कर रहा है वो क्या कर लिए, घटा लिए। ठीक है, आप बेटर है कि इस इक्वेशन से उसको बनाएंगे। आगे आते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न क्या होता है, जब अंश क्या हो छोटा हो हर बड़ा हो।
जैसे 5/7। इम्प्रॉपर क्या होता है, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। मिश्रित क्या होता है, इसी को जब फ्रैक्शन में बदल देंगे, जैसे 5.7/8 या 2.2/15, तो ये सब क्या है, मिश्रित है। ठीक है, ये बस टाइप जानने की ज़रूरत है। अब हम लोग सवाल देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, मैंने इसको लेवल वाइज रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला सवाल है, उन सभी अभाज्य संख्या का योग जो 31 से कम है। तो 31 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और क्या है, 17 है, 19 है, 23 है, फिर 29 है। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 10 7 17, 17 11 28, 28 और 3 31, 31 10 41, जोड़ कितना हो जाएगा, 17 19, 17 20, 17 10 27 और 27 10 37, और एक कम हो जाएगा 36, जोड़ ये कितना हो जाएगा, 23 23, 23 दूना 46, 46 6 52, कितना आ जाएगा, 6 2 8 1 9, 4 3 7 5 12, कितना आ गया, 129। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 129। आगे बढ़ते, 21 से 51 के बीच सम संख्या का योग। तो 21 से 51 के बीच सम संख्या का योग क्या होगा, अगर 1 से लेकर 51 के बीच सम संख्या का योग निकालें तो पता होगा सम संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1। तो 1 से लेकर 51 के बीच सम संख्या का योग मतलब 1 से लेकर 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक सम संख्या कितना है, 50 25। तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 25 + 1। ठीक है, इसमें से घटा देंगे 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1 से लेकर 50 तक कितना होता है, 1 से लेकर 20 तक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n × n + 1। 1 से लेकर 20 तक सम संख्या कितना है, 10, तो 10 × 10 + 1। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 से 51 के बीच में, ये हो जाएगा 25 × 26 - 10 × 11, ये कितना हो जाएगा, 13 × 50, ये जाएगा 650 - 110, तो ये हो जाएगा 540। आगे बढ़ते हैं, अब अगला है कौन पहली 25 प्राकृत संख्या के योग में से गुणक में से एक है। ये कह रहा है कि पहला जो प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1/2। 25 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 25 × 26/2, ये हो जाएगा 25 × 13। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देते समय इतना समय नहीं लगाना है कि लिख रहे हैं, ये चूँकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको बस मिला 25 प्राकृत संख्या के योग का गुणक। तो 25 प्राकृत संख्या का योग निकालिए, ऐसे आएगा। कह रहा है गुणक मतलब फैक्टर, तो फैक्टर इसका कौन कौन सा होगा, एक 5 हो जाएगा, 5 × 5 × 13 होगा, मतलब या तो 5 होगा, या तो 25 फैक्टर होगा, या तो 13 होगा, या तो 65 होगा। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में है, 5 है नहीं है, 25 है नहीं है, 65 है नहीं है, 13 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 13। अब आ गया गुणनफल के इकाई स्थान का। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इसका इकाई अंक का अंक वही होगा जो इसके इकाई अंक का सिर्फ पावर निकाल लीजिए। जैसे 24 64 का पावर 17 93, देखने में भारी भरकम लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे देखिए लास्ट में इसका कितना है, 4 है पावर, ठीक है। तो 4 का पावर 1 जब करते हैं तो क्या आता है, 4, 4 का पावर 2 करते हैं तो 16, 4 का पावर 3 करते हैं तो 64, 4 का पावर 4 करते हैं तो 256। अब देखिए जब 4 का पावर विषम संख्या करना है तो क्या आ रहा है, 4 इकाई अंक पर, और 4 का पावर सम संख्या करना है तो क्या आ रहा है, 6। 4 का पावर सम संख्या कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6। विषम संख्या कर रहे हैं तो 4। यानी कि अगर इसका 4 का पावर ये विषम संख्या है तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक 4। तो हमको सिर्फ अब इकाई अंक का ही गुना करना है।
अब 5 का पावर कोई भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक 5 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, गुने 5। अब देखिए 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कितना आ गया, 20। इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 0। है ना, बहुत आसान। चलिए अब फिर आ गया, जो काम आप गुना में किए वही काम क्या करेंगे, इसमें जोड़ में भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 98 क्या आएगा, 1 जोड़, यहाँ भी 1 का पावर 29 है, क्या आएगा, 1 माइनस 6 का पावर 100 है, 6 का पावर 1 कितना होता है, 6, 6 का पावर 2 होता है 36, 6 का पावर 3 होता है 216। यानी कि 6 का आप कोई भी पावर लीजिए, इकाई अंक में क्या आएगा, 6। तो 6 का पावर आप कितना भी लीजिए, इकाई अंक में क्या आएगा, 6। 5 का पावर कुछ भी लीजिए, इकाई अंक में क्या, 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये आप देखेंगे तो 1 है प्लस और 1 है माइनस। अब देखिए 1 माइनस 2 जोड़ 3 माइनस 4 जोड़ 5। अगर हम प्लस वाले को एक साथ लिख ले तो ऐसे है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। ठीक है, इस तरीके से है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। और ये गड़बड़ है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस 97। लास्ट में कितना गया, 97 तक। और दूसरा करें अगर तो ये हो जाएगा -2 -4 -6, ये लास्ट तक कहाँ जाएगा, -98 तक। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 से लेके 97 तक। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 98 तक। यानी कि इसको देखो तो ये क्या आ गया, लगातार विषम संख्या का योग। और ये क्या आ गया, लगातार सम संख्या का योग। तो 1 से लेकर 97 तक कितने विषम संख्या होंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 97 तक विषम संख्या कितना होगा, कितना होगा, 49। 49 दूना 98। तो टोटल विषम संख्या कितना होगा, 49। तो इसका योग कितना हो जाएगा, लगातार विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले दिखाया था, देख लीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या का बताया था, सम और विषम का, सम संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। और विषम संख्या का क्या होता है, n स्क्वायर। पहले n विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, तो विषम संख्या का योग मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो यहाँ पर n का संख्या कितना है, 1 से लेकर 97 तक टोटल विषम संख्या कितना है, 49। तो ये क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, लगातार सम संख्या का 49 इंटू 49 प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 49 माइनस 49 गुने 50, 49 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 49 माइनस 50, 49 गुने -1, ये क्या आ जाएगा, -49। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -49। आप पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर -49 आ रहा है तो आपने देखा 49 और इसको टिक करके आगे बढ़ गए। ये सवाल है, पूछ रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई में आएगा इसमें से कौन बड़ा से बड़ा संख्या से डिवाइड होगा। तो आपको पहले बताया है कि कोई भी 4 अगर प्राकृतिक संख्या लगातार है, जैसे देखिए 101 102 103 104, वो हमेशा किससे कटता है, 24 से। तो डायरेक्टली इसको क्या करना है, बना देना है। 100 तक कुल अभाज्य संख्या आपको शुरू में बताया था, ये डायरेक्ट पूछता है कितना होगा, 25। आगे आ जाइए, अगला है, जब दो संख्याओं को 33 से अलग अलग विभाजित किया जाता है। कोई दो संख्या है, एक है x1 और एक है x2। 33 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 21 और 28।
जब दोनों संख्या के योग को विभाजित किया जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, तो इसके शेषफल को जोड़ देंगे और इसको 33 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा 49/33। कितना बचेगा 21 जोड़ 28, 28/33। तो 49/33 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 1 16। ठीक है, कितना बचेगा 16। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें से कोई भी नहीं है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट आ सकता है, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। चलिए अगला है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। ठीक है, अब अगर भाजक भागफल का 7 गुना है तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है भागफल, ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक, और नीचे क्या आता है शेष। ठीक है, अब कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। अगर भागफल x है तो भाजक कितना होगा 7x, और शेषफल का 3 गुना है, मतलब भाजक जो है शेषफल का क्या है 3 गुना है, तो शेषफल क्या होगा 7x/3। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य ज्ञात करें। अब अगर शेषफल का 3 गुना भाजक है तो सीधे भाजक क्या हो जाएगा मेरा 28 × 3 84, और भागफल क्या हो जाएगा, भागफल का 7 गुना है भाजक, तो भागफल क्या हो जाएगा 84/7 12। तो पूछा क्या है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेष। बरचौक 48, 4 बचा, 12 8 96 4 100, 100 जोड़ 28 कितना हो जाएगा 8 8 16 1036। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1036 उपयुक्त में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं हो सकती, तो 18 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 से भी होगा और 9 से होगा, या 3 से होगा 6 से होगा। ठीक है, तो देखिए 2 से तो तीनों संख्या विभाजित हो रहा है, 9 से कौन कौन हो रहा है 5 4 9 9 3 12 12 6 18, 5 4 9 9 3 12 12 6 18, 4 3 7 7 5 12 12 6 18। तीनों संख्या क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, 9 से हो रहा है, 5 4 9 3 12 6 18 9 से भी हो रहा है, ये भी क्या है 2 से विभाजित हो रहा है 9 से हो रहा है, 5 0 4 3 6, और ये भी हो रहा है 4 3 7 5 12 6 18, यानी कि ये भी 2 से और 9 से डिवाइड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि यदि दिया गया है 2 के पावर 32 प्लस 1 एक निश्चित संख्या से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ये है 2 का पावर 96 प्लस 1, मैंने इसको लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 32 का पावर क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। यानी कि अगर इसको इन दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा ये संख्या इससे कटेगा। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया 2 का पावर 96 प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है 0.45 और 0.8 स्क्वायर में कौन सी छोटी संख्या है, तो ये है 0.45 और दूसरा है 0.64। इसमें से छोटा सा संख्या कौन है 0.45, तो क्या दे देंगे आंसर
0.45। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 0.1212। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? तो मान लेंगे लेट x बराबर क्या है 0.121212। अब इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12.121212। अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना -99x, और ये हो जाएगा -12। तो ये कितना हो जाएगा 12/99। 3 से कट जाएगा 33 बार में, क्या आ गया 4/33। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4/33। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से छोटी सी भिन्न क्या होगी? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या है? संख्या है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। सिंपल सा ट्रिक है। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, आप एलसीएम निकालते हैं, जैसे 5/6 और 6/7। क्या करते हैं 7 छक 42, 7 पचे 35 और 6 छक 36, यही करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 35 आया और ये 36 आया, इसका क्या मतलब हुआ? 36 वाला संख्या बड़ा है, क्योंकि ये भी 36/42 है, ये 35/42 है। तो 36/42 वाला संख्या क्या हो गया? बड़ा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 6 छक 36, 7 पच 35, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए वो जो संख्या बड़ा आया वो फ्रैक्शन क्या हो गया? बड़ा। यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। पूछा है सबसे छोटा, तो हमको छोटा को काउंट करना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए 16 गुने 19, 15 गुने 20, ये होता है 300, और ये कितना होता है 19 छक 16 में 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 और 16 304, यानी कि बड़ा क्या आ गया 19/20। इसको हटा देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 25 गुने 15 कितना हो जाएगा? 24 गुने 16 कितना हो जाएगा? देख लेंगे। यानी कि अब आ गया 15/16 और 24/25 में कंपेरिजन। 25 गुने 15 कितना होता है? ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37। ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 16 दूना 32 6 38। ये है 375 और ये है 384। ये बड़ा आ गया, इसको छोड़ देंगे। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। अब देखेंगे 15/16 और 34/35 में कौन छोटा है। 35 गुने 15 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 पचे 75, 5 15 थिया 45 और 7 52। 34 गुने 16, 16 चौके 64, 16 48 6 54। ये ज़्यादा आ गया, ये छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर मेरा क्या हो गया 15/16। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि बड़ा संख्या क्या है, तो जैसे इन दोनों को कंपेयर किए, बड़ा ये आया, इसको हटा देते। अब इसको इसमें कंपेयर करते, इन दोनों में जो बड़ा आता है छोटा आता है उसको हटा देते, बड़े वाले को कंपेयर करते, और फिर ऐसे क्या होगा जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो आपका निकल आएगा, या जो सबसे छोटा होगा वो आपका निकल आएगा। तो ये क्या हो गया 15/16। या इसका दूसरा तरीका क्या है, आप इसको दशमलव में बदलिए, लेकिन दशमलव में बदलने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि अब आप 15/16 को दशमलव में बदलिए। तो अब इसको दशमलव में बदलिएगा और ज़्यादा समय लगेगा। फिर 24/25 को दशमलव में बदलिएगा तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। जो बड़ा या छोटा आपसे पूछा जा रहा है वो डायरेक्टली निकाल लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये आगे पूछ रहा है 1 का क्यूब, इतना दे दिया है 2025 है।
तो इतना का मान पूछा है, ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये इसका सम दे दिया है और पूछा क्या है 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.99 तक का क्यूब पूछा है। अच्छा, तो फिर ये दिया क्यों है? अगर हमको पता होता कि लगातार जो है प्राकृतिक संख्या के घन का योग ये दे दिया, लेकिन ये तो लगातार प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे? देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 11/100 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 22/100 का क्यूब, फिर अगला क्या आएगा 33/100 का क्यूब बराबर है, फिर लास्ट क्या आएगा 99/100 का क्यूब आएगा। अब देखिए, अब इसमें 11/100 का क्यूब है, फिर 22/100 का क्यूब है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं 11/100 का क्यूब अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा मेरा 1 का क्यूब, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ बचेगा 3 का क्यूब, यहाँ लास्ट में क्या बचेगा 9 का क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि 22 का क्यूब बटे 100 का क्यूब, इसका मतलब क्या है 11 बटे क्यूब, जैसे ये 22/100 का क्यूब है, इसका क्या मतलब हुआ 11 गुने 2/100 का क्यूब। अब अलग अलग लिखे तो 11/3 गुने 2/2 का पावर 3/100 का पावर 3, तो 11 का पावर 3/100 का पावर 3, इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2 का पावर 3, यही लिख दिया। और इसका मान हमको दिया है कितना 2025, तो मेरे पास क्या आ गया 11/100 का पावर 3 गुने 2025। अब ये आता है 1331/100 गुने 2025, यह आ गया 1.33, कितना आ जाएगा 100 का पावर है 6 जीरो आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 6 0.001331 इंटू 2025, ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा कितना 2.695। करेक्ट आंसर क्या होगा 2.695, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, बहुत आसान है। देखिए, एक है 0.9, 0.9 का मतलब 0.9000 ऐसे लिख सकते हैं। एक है 0.9 का बार, मतलब 9999 बार बार आएगा। एक है 0.09 का बार, मतलब सिर्फ 9 पर बार है तो ये 99 रिपीट करेगा। एक है 0.09 का बार, 0909 ऐसे है। अब चारों में बड़ा संख्या कौन है? ये देखिए, पॉइंट के बाद 9000 है, ये है पॉइंट के बाद 9999, ये है पॉइंट के बाद 0999, ये है 909, तो सबसे बड़ा क्या है ये है। एक के नज़दीक क्या है अगले संख्या 0.999, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.9 का बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 3 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। अब आप इसको एपी के जरिए भी आप बना सकते हैं, एपी अगर आपको पता होगा तो एपी के जरिए भी आप बना सकते हैं, या सिर्फ पूछ रहा है कि कितना संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 और 200 के बीच में पूछ रहा है। तो 3 और 200 के बीच में अगर पूछ रहा है कि 7 से कितना संख्या विभाज्य है, तो सिंपली क्या कीजिए 7 में 200 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 3 के पहले तो कोई संख्या है नहीं जो 7 से कटता है पॉजिटिव में, और 200 के बीच तक पूछा है तो हम क्या करेंगे 200 तक ही डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 7 8 56, यानी कि टोटल कितना संख्या है 28 संख्या है जो 7 से क्या हो जा रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 क्रमानुगत विषम प्राकृत संख्या का योग 87 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। मतलब 3 लगातार विषम संख्या है, तो अगर मान लीजिए एक संख्या अगर मान लीजिए x है, तो इसके पिछले वाला विषम संख्या क्या होगा x - 2 होगा, और इसके अगला वाला क्या होगा x + 2। कहने का मतलब विषम हो या सम हो,
अगर एक संख्या 5 है तो इसके पीछे वाला 3 होगा, अगला वाला 7 होगा। ये तीनों लगातार होगा कि नहीं। अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं माना, एक x तो अगला x+2 तो अगला x+4, ये भी मान सकते थे। ठीक है, तो ये मानते तो मेरा थोड़ा सा, जैसे तीनों अगर जोड़ के बराबर, अब जैसे 3 विषम संख्या मान लिया, अब इसको जोड़ेंगे x-2 प्लस x प्लस x+2 बराबर क्या आ गया 87। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे ये दो कट गया, 3x बराबर 87, तो x बराबर क्या आ गया 29, यानी कि ये हो गया 29, ये हो गया 27 और ये हो गया 31। ऐसे क्या रहता कि हमको तीनों जोड़ना पड़ता, 3x प्लस 6 आ जाता, 3x प्लस 6 बराबर 87, तो ये कितना आ जाता है 81, तो x का मान कितना आता 27। फिर भी मेरा यही आता 27, 29 और 31। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है उससे बचने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 27, तो क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 का पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। सिंपल सा है, अब देख लीजिए 7 का पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 7, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 क्या होता है 7 या 21, एक आएगा लास्ट में। फिर देखिए 7 का पावर 5, फिर 7 आएगा, फिर 7 का पावर 6, लास्ट में 9 आएगा, यानी कि 4 के साइकिल पर है, यानी कि 1 से 4 तक है, तो 7 9 3 1 आ रहा है, फिर 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, 4 के साइकिल में है। तो ये जो मेरा 7 का पावर 105 है, तो पावर जो 105 है 4 के साइकिल में कहाँ स्टैंड करता है, तो इसको 105 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 25, 4 6 24, माने 4 बार पूरा कट रहा है, लास्ट में एक बच रहा है, माने ये 4 का साइकिल पूरा हो जा रहा है और लास्ट में एक बच जा रहा है। तो लास्ट में जो एक बचेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा एक वाला, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 7। ठीक है, क्योंकि ये 4 के साइकिल में आता है तो क्या हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 का पावर 71 जोड़ 5 का पावर 72 जोड़ 5 का पावर 73, इसमें से कौन डिवाइड करता है इसको पूरा। तो इस सिंपल है, 5 का पावर 71 इसमें कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 1, यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 2। ठीक है, तो 5 का पावर 71 गुने कितना आ जाएगा 25 जोड़ 5 जोड़ 1 31, यानी कि 5 का पावर ये क्या आ जाएगा, अब चूंकि 31 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, एक 5 को मैं हटा देता हूँ, तो 5 का पावर 70 गुने 30 गुने 5 31 गुने 5, तो ये क्या हो जाएगा 155। किससे कटेगा 155 से। ये चीज़ हमें कैसे समझ में आया कि एक 5 इधर गुना कर देना चाहिए, क्योंकि 31 अगर ऑप्शन में रहता तो हम 31 मार देते। अब आप कहेंगे कि अगर ऑप्शन में नहीं था तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं भी मार सकते थे, नहीं ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा चेक नहीं किया, सारा ऑप्शन देखा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें 31 ही तो फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे संख्या है फैक्टर हैं, उन सबको हमें चेक करना है। आप एक को चेक करके अगर कहेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने सारी पॉसिबिलिटी चेक की। 5 का पावर 71 है, मतलब 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 सब फैक्टर है, उसमें गुना 31 है, तो गुना 31 के साथ भी वो फैक्टर है, तो गुना 31 के साथ भी एक बार करके देखेंगे, तब जाके पता चला कि क्या है ये इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को सोल्व करेंगे। अगला है, जब 2 का पावर 33 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। कह रहा है कि 2 का पावर 33 को 10 से डिवाइड करना है, तो 2 का पावर 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, देखिए 2 का पावर 1 क्या होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है कितना 8, 2 का पावर 4 होता है 16, फिर निकालिएगा 2 का पावर 5 होता है 32, मतलब 1 2 3 4 यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर करेंगे 2 4 8 6,
मतलब 4 के पेयर में क्या हो रहा है, ये यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 4 में अब 4 से इसको पावर को डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, क्या बचेगा 2 का पावर 1, शेष बचेगा 1, यानी कि 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल क्या बचेगा 2, बस यही है शेषफल क्या बचेगा 2। ठीक है। अब इसमें कौन सा बड़ा भिन्न है, आपको पहले ही ट्रिक बताया है, 2/3, 3/5, 8/11, 7/9 और 11/17। बड़ा पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, ये 10 है ये 9 है, बड़ा कौन है 10, इसको हटा देंगे। अब इसमें देखेंगे, 11 दूना 22, 8 तिया 24, ये है 24, ये है 22, इसको हटा देंगे। अब इसमें देखेंगे, 8 9 72, 11 7 77, ये है 77, ये है 72, इसको हटा देंगे। ये है 11/17, 17 7 11, 9 99, 17 7 कितना होता है 7 7 49, 7 4 11, 100। ये छोटा है, बड़ा क्या है 7/9। इस तरीके से बड़ा और छोटा आपको कैलकुलेट करना है। अब फिर आ गया अवरोही क्रम में, अवरोही या आरोही कुछ भी पूछे तो सबसे पहले इसका ऑर्डर जानना है, कौन किससे बड़ा है। यानी कि ये देखिए 7/12, 9/17, 12वां टोटल से 108, 17 × 7 949, यानी कि 7/12 बड़ा है किससे 9/17 से। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इससे छोटा है, 12 × 13 कितना होता है देख लेंगे, 12 तिया 36, 3 12 3 15, 24 × 7 7 चौक 28, 2 7 दूने 14, 2 16, 108, यानी कि ये क्या है इससे बड़ा है, इससे क्या है ये बड़ा है, 7/12 बड़ा है। लेकिन क्या इससे बड़ा है, ये चेक कर लेंगे, 24 × 9 9 चौके 36, 3 9 दूना 18, 3 21, 17 × 13 ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 1 5 17 5 22, ये आया 221 और ये आया कितना 216, तो 221 वाला बड़ा है, यानी कि 13/24 क्या है बड़ा है। यानी कि अब मेरा जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सबसे पहले 13/24, फिर आएगा 9/17। तो अवरोही क्रम माने घटते क्रम, तो सबसे पहले बड़ा लिखना है 7/12, फिर क्या आएगा 13/24, फिर क्या आएगा 9/17। ठीक है। तो अगर इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और वही मैंने घटते क्रम मैंने सबसे बड़ा पहले लिखाएगा, तो सबसे बड़ा पहले क्या है यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 1.1/2 जोड़ 11.1/2 जोड़ 111.1/2। देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, बहुत ईजी है। अब देखिए 5.1/7 का मतलब होता है 5 जोड़ 1/7। आप करके देख लीजिए, ये आएगा 36/7, ये भी आएगा, एलसीएम लेंगे तो 35 जोड़ 1/7 कितना आ गया 36/7। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ 1/2 जोड़ 11 जोड़ 1/2 जोड़ 111 जोड़ 1/2 अजोड़ 1 1 1 1 जोड़ 1/2 अजोड़ 1 1 1 1 1 जोड़ 1/2, यानी कि 1/2 को 5 बार जोड़े हैं, गुना कर देंगे और इसको सिंपली जोड़ देंगे। तीन और 2 5, बस। ठीक है। ये आ जाएगा 5/2 और जोड़ ये कितना आ जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 4 3 2 1, यही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2.5 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 7.5, या फ्रैक्शन में करेंगे तो 12 347.1/2
2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, ये सवाल है, इसमें भी आपको क्या करना है? कॉमन लेना है और बनाना है। कैसे कॉमन लेना है? अब इसमें थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या करेंगे? 1/6 के हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 गुने 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 7। अगले वाले को 7 गुने 8 अजोड़ 8 गुने 9। यही कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इतना कर लिए तो अब क्या कर सकते हैं? 1/2 गुने 3 है, ठीक है। 1/3 गुने 4 है। 1/4 गुने 5 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सिंपली मैं बदल सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब आप देखिए, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा क्या? 1/2 माइनस 1/, तो दिखा देता हूँ, ये है। इसको आप सोल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, देखेंगे। अगला सवाल ये है, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, और समय रहते आपको सोल्व करना है। ये काफ़ी आसान है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इन सारे सवालों को आप अब सोल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर सिस्टम आपका अब होता है कंप्लीट। इसमें टोटल 15-16 सवाल हैं, इसमें 15 सवाल हैं और उधर 10 सवाल हैं। टोटल इसमें 25 सवाल हैं। अब आप इन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और आपका जो नंबर सिस्टम है, जो आपने देखा, ये जो चैप्टर है ये आपका होता है कंप्लीट। इससे जुड़े सारे सवालों को आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपका कितना सवाल बन रहा है। और अगर कहीं पर फंसता है तो आप फिर से वीडियो देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए अल्फांटेज। नमस्कार।